हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत यानी हड़प नीति के विषय में चर्चा करेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। आपको बता दें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। लॉर्ड वेलेस्ली कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था और भारतीय शासकों के दरबारों में फ्रांसीसी अधिकारियों के बढ़ते प्रभाव को भी नष्ट करना चाहता था। ब्रिटिश नियंत्रण का प्रसार और अधिक से अधिक भारतीय राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया। इससे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए भारतीय नरेशों को सहायता देने और बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की थी, किंतु सहायक संधि को वेलेस्ली ने ही व्यावहारिक रूप दिया। सहायक संधि क्या होती है? दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच यानी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता। लेकिन भारत में इसका अर्थ बदल जाता है। सहायक संधि द्वारा अब रियासतों की वास्तविक संप्रभुता का हनन किया जाने लगा, यानी उनके निर्णय लेने की अधिकारिता को हड़पा जाने लगा। वैसे तो प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध के नवाब से ही कर ली थी, जब उनकी सुरक्षा के बदले धन वसूला गया, किंतु इसकी औपचारिक शुरुआत 1798 से होती है। वेलेस्ली ने अपनी सहायक संधि का क्रियान्वयन इस तरह से किया। सबसे पहले उसने हैदराबाद के निज़ाम के साथ 1798 या 1800 में सहायक संधि की। इसके बाद मैसूर से 1799 में, तंजौर से भी 1799 में, अवध से नवंबर 1801 में, इसके पश्चात मराठा पेशवा से दिसंबर 1802 में, बरार के भोंसले से दिसंबर 1803 में, सिंधिया से 1804 में, इसके पश्चात जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर से भी सहायक संधियां की गई। कर्नाटक, तंजौर व सूरत जैसे राज्यों को कंपनी ने कुशासन का आरोप लगाकर अपने संरक्षण में ले लिया। अब बात करते हैं सहायक संधि की विशेषताओं के विषय में। वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी कंपनी की स्वीकृति के बिना, यानी जिससे भी सहायक संधि कर ली जाती थी, उस देशी रियासत को बिना कंपनी की स्वीकृति के अपने राज्य में शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी देने का अधिकार नहीं था। यानी उसकी अनुमति के बिना वो अब किसी शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगी। देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री भी नहीं कर सकेगी, अर्थात वह विदेश नीति कंपनी को सुपुर्द कर देगी। देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अंग्रेजी सेना रखेगी, जिसका खर्च रियासत को ही उठाना पड़ेगा। नकद धनराशि या राज्य का कुछ इलाका सेना के खर्च के लिए कंपनी को सौंपना होगा। देशी रियासतें शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगी। भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इस सहायक संधि के बदले कंपनी राज्यों की आंतरिक व बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगी। सहायक संधि से कंपनी को होने वाले लाभ। देशी रियासतों से फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया, क्योंकि फ्रांसीसियों को वहां नौकरी करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता था बिना अंग्रेजों की अनुमति के। तो भारत में कंपनी के प्रभुत्व, प्रतिष्ठा व शक्ति में वृद्धि हुई। कंपनी को भारतीय राज्यों के खर्च पर एक विशाल सेना की प्राप्ति हुई। देशी राज्यों की विदेश नीति पर नियंत्रण से कंपनी द्वारा वे एक दूसरे से पृथक कर दी गई। इस प्रकार वे अंग्रेजों के विरुद्ध गुट या संघ बनाने से वंचित रह गई। देशी रियासतों की रक्षा के लिए बनाई गई सेना व्यवहारतः कंपनी द्वारा अपने शत्रुओं और देशी रियासतों को नष्ट करने में ही उपयोग की जाती थी। कंपनी का सामरिक महत्व के स्थानों पर भी नियंत्रण हो गया। कंपनी की साम्राज्यवादी सीमाएं काफी आगे बढ़ गई। कंपनी भारतीय राजाओं के आपसी विवादों में मध्यस्थ बन गई। इस संधि द्वारा देशी राज्य कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर संतुष्ट हो गए, जिससे कंपनी के विरुद्ध बढ़ते द्वेष व शत्रुता की भावना को नियंत्रित करने में अभूतपूर्व सफलता मिली। यानी जो देशी रियासतें थी वो कंपनी का संरक्षण स्वीकार करके संतुष्ट हो गई, यानी वे पूरी तरह से अब उत्तरदायित्व से मुक्त हो गई। संधि का देशी रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ा? सहायक संधि स्वीकार कर देशी रियासत अपनी स्वतंत्रता व संप्रभुता के साथ समझौता कर बैठी। यद्यपि अंग्रेज रेजिडेंट को राज्यों के
आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था, लेकिन वो फिर भी प्राय इसका उल्लंघन करते थे। परिणाम स्वरूप शासकों ने निशस्त्रीकरण व कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। शासन का भार धीरे धीरे रेजिडेंटों को सुपुर्द कर दिया और वो बिल्कुल शासन के उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए। तो सैन्य व्यय अधिक होने के कारण देशी रियासतों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वे सेना का खर्च उठाने में असमर्थ होने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप देशी रियासतों को अपने बहुत बड़े प्रदेश से हाथ धोना पड़ा। इसके द्वारा भारतीय नरेशों की राष्ट्रीय भावना, बुद्धिमत्ता, साहस, सैनिक संगठन आदि का अस्तित्व समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप भारतीय राज्य निरंतर पतन की ओर अग्रसर होते गए। प्रजा के प्रति उनमें उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई। अब ब्रिटिश की सुरक्षा छतरी प्राप्त होने से देशी शासक विलासी और अकर्मण्य हो गए। सर टॉमस मुनरो के अनुसार देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्रता अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। सहायक संधि जोधपुर राज्य की संप्रभुता को अधिग्रहित करने वाला एक दस्तावेज था, जिसके तहत राज्यों को स्वयं अपनी रक्षा करने का, कूटनीति संबंध स्थापित करने का, विदेशियों की नियुक्ति का, यहाँ तक कि पड़ोसियों के साथ विवादों का समाधान करने तक का अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने सहायक संधि का प्रयोग कर देशी रियासतों को अपने अधीन कर लिया। अब बात करते हैं डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के विषय में। 1848 से 1856 का काल ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसने युद्ध व कूटनीतियों से भारतीय राज्यों पर अधिकार करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। डलहौजी ने इस सिद्धांत पर कार्य किया कि जिस प्रकार भी संभव हो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाए। डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी अधिग्रहण की नीति के लिए राज्य विलय के सिद्धांत का सहारा लिया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी यानी गोद लिए हुए पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा और वो राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिल जाएगा। तो भारत में गोद लेने की प्रथा प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है और धर्म एवं परंपरा दोनों में यह अधिकार सदैव रहा। लेकिन डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत को नया हथियार बनाया, जिसके तहत उसने उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाई तथा संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। प्रथम श्रेणी में वे रियासतें थीं जो कभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रही और ना ही कर देती थी। उनके गोद लेने पर कोई हस्तक्षेप नहीं था। द्वितीय श्रेणी में वे रियासतें थीं जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के अधीन थी, परंतु अब वे अंग्रेजों के अधीन हैं। उन्हें उत्तराधिकार यानी गोद लेने से पहले सरकार की सहमति प्राप्त करनी थी। तृतीय श्रेणी में वे रियासतें थीं जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान था तथा ऐसे राज्यों के शासकों के उत्तराधिकारी गोद लेने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई। 1848 में सतारा को हड़प लिया गया, 1853 में झांसी, 1849 में जैतपुर, 1849 में ही संबलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर और 1854 में नागपुर और 1856 में अवध पर अधिकार कर लिया गया। तो इस प्रकार इन राज्यों का इस सिद्धांत के अनुसार अधिग्रहण कर लिया गया था। डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार सतारा था। सतारा के राजा अप्पा साहिब ने अपनी मृत्यु से पहले एक बालक को गोद लिया था, परंतु उसे डलहौजी ने यह कहकर अमान्य कर दिया कि सतारा राज्य लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पुनर्स्थापित किया है। उड़ीसा में संबलपुर राज्य का शासक नारायण सिंह निसंतान मर गया, इसलिए विधवा रानी ने शासन प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि मृत्यु से पूर्व वह कोई पुत्र गोद नहीं ले सका था। लेकिन डलहौजी ने इसे अमान्य घोषित करते हुए संबलपुर को तथा बुंदेलखंड में स्थित जैतपुर को 1849 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। डलहौजी ने अनेक भूतपूर्व शासकों के अधिकार को मान्यता देने व उन्हें पेंशन देने से भी इनकार कर दिया था। इस तरह कर्नाटक, सूरत के नवाब व तंजौर के राजा की उपाधियां छीन ली गई। इसी तरह पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसे बिठूर का राजा बनाया गया था, मृत्यु उपरांत डलहौजी ने उसका वेतन या पेंशन उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को देने से इनकार कर दिया। अवध के नवाब
अवध के नवाब के कई उत्तराधिकारी थे और इसलिए उस पर यह सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता था। अंत में लॉर्ड डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने के विचार का सहारा लेकर नवाब वाजिद अली शाह पर शासन ठीक से न चलाने और सुधार लागू न करने का आरोप लगाकर 1856 में अवध को भी हड़प लिया। अवध का नवाब दूसरे शासकों की तरह स्वार्थ व अय्याशी में डूबे हुए थे और प्रशासन ठीक से न चलाने या जनता की भलाई करने की चिंता नहीं करते थे, पर इस हालात के लिए अंशतः अंग्रेज भी जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने उन पर सहायक संधि लागू कर दी थी, जिससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। तो अंग्रेज भी जिम्मेदार थे, जो कि 1801 से अवध पर नियंत्रण किए हुए थे और परोक्ष रूप से राज कर रहे थे। डलहौजी के लालच का कारण अवध की बेपनाह दौलत, जिसके साथ वह मैनचेस्टर में तैयार माल के लिए एक अच्छा बाजार बन सकता था। डलहौजी ने अपनी इस नीति से प्रजा में असंतोष की भावना भर दी, जिससे ब्रिटिश विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिला तथा डलहौजी के वापस जाते ही 1857 का संग्राम फूट पड़ा एवं 1858 में ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ एकीकरण की नीति अपनाई और उन्हें गोद लेने का अधिकार पुनः वापस लौटा दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस समय तक जो है पूरे भारतीय साम्राज्य पर अंग्रेजी शासन स्थापित हो चुका था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।